दोस्तों, मुंबई का एक सेठ जो बहुत ही दयावान होता है, वो दान पुण्य में हमेशा आगे रहा करता था। एक दिन उसकी दुकान पे एक फटे पुराने कपड़े में 20-21 साल का लड़का आता है और कहता है, साहब कुछ खाने को दे दो। सेठ को उस लड़के पर दया आ जाती है, उस लड़के को कुछ खाने पीने की दे देता है। लेकिन वो लड़का कहता है कि साहब इसके बाद मैं कहाँ जाऊं, ना हो तो आप मुझे अपने वहां काम पर रख लीजिए। जो भी काम आप बोलिएगा मैं उसे करूंगा। इसके बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि 2 वक्त का खाना चाहिए। सेठ को उसकी हालत देखकर दया आ जाती है और उस लड़के को अपने घर पे लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम दिन भर काम करने में परेशान रहती हो, आज से मैं तुम्हारे लिए एक नौकर लेकर आया हूँ। ये देखकर पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। तब सेठ कहता है कि ले जाओ, इसको काम धंधा सिखा दो और तुम्हारे काम में ये हाथ बटाएगा। पत्नी उस लड़के को लेकर जाती है और काम धंधा सिखाने लगती है। जो भी उसके फटे पुराने कपड़े थे उसको भी चेंज कर दिया। बोला कि तुम अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे सेठ की पत्नी उस लड़के पर फिदा हो जाती है और उससे दिल ही दिल में प्यार करना शुरू कर देती है। अब दोनों तरफ जब बात खुल जाती है तो दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार कर रहे थे। जब भी सेठ कहीं पे बाहर जाता था तो ये दोनों एक ही साथ एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। और यही नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था संबंध भी बना लिया करते थे। समय गुजरता गया, सेठ को कुछ शक होने लगा। तब सेठ ने सोचा कि ऐसा कोई प्लान बनाता हूं जिसकी वजह से इन दोनों को मैं रंगे हाथों पकड़ लूं। और आखिरकार सेठ एक खतरनाक प्लान बनाता है। उसके तहत अपनी पत्नी और नौकर को रंगे हाथों पकड़ ही लेता है और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुंबई के अंधेरी ईस्ट की है। वहां पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राम गोपाल होता है। उसका चूड़ियों का व्यापार था और वो उससे अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। पहले तो करीब वो 20-22 साल पहले मुंबई में गया था और वहां पे धीरे धीरे चूड़ियों की दुकान बढ़ाते बढ़ाते वो इस समय सेठ बन चुका है। अब उसके वहां नौकर चाकर सब लोग काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने की वजह से वो खुद ही जमीन लेकर वहीं पे एक अच्छा सा मकान भी बना लिया है। जबकि वास्तव में वो रहने वाला राजस्थान का है। राजस्थान में उसके 2 भाई भी हैं, बहनें भी हैं और माँ भी हैं। घर पे वो लगभग साल 2 साल 3 साल में एक बार ही जाता है। ज्यादा से ज्यादा समय वो मुंबई अंधेरी ईस्ट में ही रहता है और अपने बिजनेस को देखा करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुख वाली बात यह थी, उसको अभी तक कोई संतान नहीं थी। धन दौलत तो उसके पास बहुत था मगर संतान नहीं थे। वो कई मंदिरों पे गया, कई जगह जाकर अर्जी लगाई मगर फिर भी उसे संतान पैदा नहीं हुई। इसी बात को लेकर पति पत्नी हमेशा उदास रहा करते थे। सोचते थे कि इतना ज्यादा धन दौलत है, इसका वारिस कौन होगा। जिंदगी तो बीत ही रही थी मगर जिंदा लाश की तरह। बस इंतजार था कि उनको एक औलाद हो जाए मगर वो नसीब में शायद था ही नहीं। समय गुजरता गया और एक दिन की बात है, सेठ अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। उसी समय एक 20-21 साल का लड़का आता है जो कि फटे पुराने बहुत ही गंदे कपड़े पहना हुआ था और गेट पे आके ही खड़ा हो जाता है। तब सेठ अंदर से देखता है कि कोई गेट पे आके खड़ा है। सेठ को थोड़ी दया आ जाती है। वो अपने नौकर से कहता है कि जाके देखो उस लड़के को क्या जरूरत है, क्यों आया है, क्या उसे भूख लगी है, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए। एक नौकर उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि हाँ भाई बोल, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तब वो कहता है कि साहब मुझे कुछ खाने वगैरह को मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती, पिछले मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। वो नौकर कहता है तू परेशान ना हो, तू बिल्कुल सही जगह आया है। हमारे सेठ बहुत ही दयावान है और वो अभी तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को जरूर देंगे। इसके बाद नौकर फिर अंदर वापस आ जाता है और सेठ से कहता है सेठ वो लड़का 2 दिनों से भूखा है, कुछ खाया नहीं है। सेठ खुद उठकर जाता है उस लड़के के पास और कहता है कि हाँ भाई बोल, क्या खाना है तुझे। अब जब लड़का जो कुछ भी बोलता था खाने के लिए, सेठ वो सब कुछ खाने के लिए दे देता है।
उसके बाद सेठ कहता है कि अगर तुझे यहाँ पे आराम करना है तो तू आराम कर ले, तुझे किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी बोल, पैसे चाहिए तो वो भी बोल। मगर वो लड़का कहता है कि नहीं साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आपने खाना खिला दिया, यही मुझ पर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं चाहता हूँ थोड़ा समय यहाँ पे लेट रहूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। सेठ कहता है यार तू कैसी बात कर रहा है, तू यहाँ पे जब तक चाहे तब तक लेट ले, जब तेरा जी चाहे तब तू चले जाना। इतनी बात कहकर सेठ अंदर चला जाता है और वो लड़का एक किनारे में कोने में आराम से वहीं पे लेट जाता है। थोड़े समय के बाद उसे नींद आ जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, रात भी हो जाती है, दुकान बंद करने का समय आ जाता है। तब सेठ देखता है कि वो लड़का अभी भी वहीं पे सोया है। अब सेठ लड़के के पास जाता है, उसे जगाता है, कहता है यार रात हो गई है, कब तू जाएगा, तू कहाँ रहता है और कब तक रहेगा, मुझे भी तो घर जाना है। तब वो लड़का इस सेठ के पैर पकड़ लेता है और कहता है साहब मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है और आप इतने बड़े दयावान हैं, अगर आप मुझे अपने वहां पे काम पे रख लेंगे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना चाहिए। सेठ को उस लड़के पर दया आ जाती है और उस लड़के को साथ में लेता है। फिर वो अपने घर पर चला आता है। घर पे आने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखती हो, मैं हमेशा देखता हूँ कि तुम एक तो वैसे ही उदासी रहती हो क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है और साथ ही साथ तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को मैं लेकर आया हूँ, इसे तुम काम वगैरह सिखाओ और ये लड़का यहीं पे रहेगा, खाएगा पिएगा और तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा। अगर इसका व्यवहार ठीक रहा तो ये हमेशा यहाँ पे रहेगा, नहीं सही रहेगा तो फिर इसको हम लोग निकाल देंगे। इस बात को सुनने के बाद पत्नी बेहद खुश हो जाती है। वो कहती है कि चलो तुमने कुछ तो अच्छा काम मेरे लिए किया और वाकई में मैं बहुत परेशान रहते थे। इसके बाद उस लड़के को लेकर पत्नी कमरे के अंदर चली जाती है और वहां पे जाके उसे काम धंधा सिखाना शुरू कर देती है। जो भी उसके पुराने धुराने कपड़े थे, जो भी उसने पहने थे, वो सारे कपड़े बदल दिए जाते हैं, दूसरा उसे कपड़ा मिलता है। वो लड़का मतलब ठीक ठाक लगने लगता है, पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाती है। काम सिखाते सिखाते कब सेठ की पत्नी उस लड़के पे आकर्षित हो जाती है ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब जब इन लोगों को मौका मिलता था तब तब ये संबंध भी बना लिया करते थे। जब सेठ घर पे नहीं रहता था तो रात रात भर वो लड़का इसकी पत्नी के साथ बिताता था। पूरी रात एक ही बिस्तर पे सोया करते थे। थोड़े समय के बाद जो सेठ होता है उसको कुछ शक होने लगता है कि जब ये लड़का नहीं आया था उसके पहले मेरी पत्नी ज्यादा से ज्यादा उदास रहा करती थी, लेकिन आजकल देख रहा हूँ कि इसकी चहल पहल कुछ ज्यादा है, इसके चेहरे पे वो उदासी दिख ही नहीं रही है। शक तो होता है सेठ को, लेकिन शक के बिना पे वो कुछ कर नहीं सकता था। तो वो सोचता है कि मैं ऐसा कोई प्लान बनाता हूँ जिसके तहत मैं इन दोनों को रंगे हाथे पकड़ूं। क्या वाकई में इन दोनों के बीच में कुछ है या फिर बात कुछ और है। वक्त गुजरा और 2-4 दिनों के बाद सेठ ने कुछ ऐसा ही प्लान बनाया। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है, मैं कहीं पे जा रहा हूँ और आज की रात में नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। अब जो है पत्नी होती है, कहती है ठीक है जाओ, कोई बात नहीं है, आराम से जाना आराम से आना, यानी अपने पति को कुछ भी शक नहीं होने देती। सेठ चला जाता है, लेकिन संजोग वह अचानक में फिर वो जब वापिस आता है तो क्या देखता है, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद वो उस नौकर को और अपनी पत्नी को बहुत मार मारता है, गहरा घाव देता है और उसके बाद उन दोनों की हत्या भी कर देता है। हत्या करने के बाद सोचता है कि इन दोनों का मैं क्या करूं, अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ही मारा है तो फिर मुझे जेल हो जाएगी। वो फिर एक दिमाग लगाता है, वो झूठे आंसू आंखों में लेता है और रोते बिलखते हुए फिर थाने पहुंचता है और वहां पे जाके पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी और मेरे नौकर को किसी ने मार दिया है, मुझे पता ही नहीं है। पुलिस इस बात को सुनती है तो मौके वारदात पर पहुंच जाती है, लाश को कब्जे में लेती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार करती है कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है फिर पुलिस उस कातिल के छानबीन में जुट जाती है कि आखिर इसकी हत्या किसने की। पुलिस खंगाल रही थी लेकिन उसको कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। उसका नजर जो है उसके पति पर भी था, यानी राम गोपाल पे, क्योंकि राम गोपाल के आंखों में जो आंसू दिख रहे थे
उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि चेहरे पे कोई उदासी नहीं थी मगर आंखों में आंसू थे। पुलिस को उस पर भी शक होने लगता है, लेकिन राम गोपाल की बिना जानकारी में पुलिस और जो है सबूत इकट्ठा करती है। जांच जुट जाती है, लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। आखिरकार पुलिस को पता चल ही जाता है ये कांड करने वाला कोई और नहीं बल्कि राम गोपाल ही है। तब राम गोपाल को ही पुलिस हिरासत में लेती है, थाने में लेकर आती है, उससे कड़ी पूछताछ करती है। राम गोपाल सारा भेद खोल देता है और जो कुछ भी हुआ था उसने सब कुछ बता दिया। मैंने इस लड़के पे दया खाकर अपने घर पे रखा और इसे सहारा दिया, खाने को दिया और इसने मेरे ही घर में घर उजाड़ दिया। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये कांड कर दिया। पुलिस इस बात को सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है, कहती है यार तुमने ये काम जो किया है वो गलत तो किया ही है, इसके सिवा तुम्हारे पास और भी रास्ते थे। चाहते तो तुम तलाक भी दे सकते थे, चाहे तो तुम उसको छोड़ भी सकते थे, चाहते तो तुम मुझे पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते थे जिसपे तुम्हें जो है तुम्हें सुरक्षा भी प्रदान होती और फिर तुम्हारा जो भी दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती। लेकिन तुमने रास्ता जो चुना है ये तो तुम्हें जेल तक ही लेकर जाएगा। पुलिस उसके बाद चार्जशीट दाखिल करती है और उस पर मुकदमा दर्ज होता है। फिर जो है राम गोपाल को जेल हो जाती है। अब राम गोपाल जेल में कितने दिनों तक रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे दोस्तों आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या राम गोपाल ने जो किया वो सही था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।